क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न। देखिए बच्चों, कहा गया लाइट स्प्रिंग बैलेंस हैंग्स फ्रॉम द हुक ऑफ अदर लाइट स्प्रिंग बैलेंस एंड मास कैपिटल M kg हैंग्स फ्रॉम द फॉर्मर वन। बच्चों इस तरह से है सिचुएशन, इस तरह का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि ये कोई स्प्रिंग बैलेंस है, ये रहा कोई एक स्प्रिंग बैलेंस, लाइट मतलब बहुत हल्का, मासलेस मान के चलिए इसको, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मासलेस कहाँ होता है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है लाइट तो मासलेस ही मानना पड़ेगा। यहाँ के अंदर बच्चों ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, स्प्रिंग बैलेंस दो हैं, बैलेंस नंबर 1 बैलेंस नंबर 2, और दोनों ही लाइट हैं। यहाँ पर बच्चों एक मास इससे लटकाया गया है M। हमसे कहा गया कि सर आप ये बताइए देन द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रीडिंग्स। मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पर जो mg वेट होगा इसी के बराबर स्प्रिंग फोर्स दोनों में यहाँ डेवलप होगा। स्प्रिंग फोर्स बच्चों दोनों के अंदर सेम डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग मासलेस है। जिस तरह से मान लो एक स्ट्रिंग हो, स्प्रिंग नहीं स्ट्रिंग, और वो मासलेस हो तो उसके अंदर टेंशन फोर्स हर पॉइंट पे सेम होता है। उसी तरह कई सारे स्प्रिंग अगर सीरीज में लगा दिए जाएं और सभी मासलेस हों, आइडेंटिकल मतलब एकदम मासलेस हों बच्चों, तो ऐसे केस में क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू दोनों में क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, मासलेस अगर हैं तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसे टेंशन से जस्ट आप कंपेयर करो तो एक तरह से टेंशन फोर्स दोनों में सेम होगा, और टेंशन फोर्स ही बच्चों यहाँ स्प्रिंग फोर्स का काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो रीडिंग होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, और वही इक्वल टू mg के बराबर होगा। ठीक है, अगर मासलेस नहीं होते तो अलग अलग रीडिंग आती बच्चों। जैसे यहाँ पर जब बैलेंसिंग का सिचुएशन बनेगा तो ये वाला स्प्रिंग बैलेंस नीचे वाले वेट को मेजर करेगा, इसमें कैपिटल M इंटू जी प्लस ये वाले का वेट तो है नहीं, तो कैपिटल M इंटू जी के बराबर फोर्स लगा नीचे की ओर। इस पे देखें तो कैपिटल M इंटू जी के बराबर इसके ऊपर भी फोर्स लगा, इस स्प्रिंग के ऊपर। तो कहने का मतलब स्प्रिंग फोर्स सेम अमाउंट का डेवलप हुआ, ये एक स्पेशल केस हुआ। और बच्चों ऐसे केस में क्या होगा, रीडिंग दोनों का सेम आएगा। तो ऑप्शन पे अगर जाएं तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है पहले में बोथ दी स्केल्स रीड M/2 kg ईच। नहीं सर, बोथ दी स्केल्स रीड M किलोग्राम ईच, यही करेक्ट होगा। यहाँ के अंदर बच्चों M किलोग्राम का मतलब M किलोग्राम वेट, मास को M किलोग्राम कह सकते हैं, रीड करेगा, या अगर उसको वेट में बना के कहें तो mg न्यूटन कह सकते हैं, या M किलोग्राम वेट कह सकते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन बी ही यहाँ करेक्ट होगा। ओके, द करेक्ट सिलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 13. Question number 13 says an automobile traveling with speed of 60 kg per hour can brake to stop within a distance of 20 meter. Okay, if the car is going twice as fast, that is 120 km per hour, the stopping distance will be. बच्चों मान लो कोई कार, कोई मोटर गाड़ी, कोई वाहन, कोई व्हीकल ऐसे कहीं जा रहा हो। ओके, यहाँ पर जब इसमें ब्रेक लगाया जाता है बच्चों तो इसकी स्पीड जो पहले u हुआ करती थी, ब्रेक लगाया जाएगा, रिटार्डेशन होगा बच्चों, एक समय बाद स्पीड घटते घटते 0 हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आकर के ये एक समय पे रुक जाएगा, ऐसे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ओके, यहाँ पर बच्चों पॉइंट ये रहा, पॉइंट बी रहा, ये वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाएगा, जितने डिस्टेंस चल के ये ट्रेवल करके रुक रहा है, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पर गैलीलियो जी का इक्वेशन लगाओगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2 टाइम्स ऑफ as। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर v² 0 हो गया, u² हो गया, माइनस हो जाएगा क्योंकि रिटार्डेशन यहाँ के अंदर काज होगा, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू s। स्टॉपिंग डिस्टेंस को अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा u² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ये होगा बच्चों। उन्होंने कहा है कि जब ऑटोमोबाइल बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो रुक रहा है ब्रेक लगाने पर 20 मीटर चल के।
और अगर वही अगर कार, ऑटोमोबाइल को यहाँ कार ही समझ के चलिए, यहाँ कार अगर 120 किलोमीटर पर आवर से चले, मतलब डबल स्पीड से, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ के अंदर क्या होगा, कितनी दूर चल के रुकेगा। बच्चों यहाँ पर यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होगा, ये रिटार्डेशन जो इसको कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पर एक सामान्य सी बात निकल के आ रही सामने, S2 डिवाइडेड बाई S1, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू U2 डिवाइडेड बाई U1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, S2 क्या होगा, जबकि S1 हमारा 20 मीटर का था। U1 को अगर U मान लो 60 था, ये बच्चों 60 था, तो U2 120 हो गया, डबल हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4/1 यहाँ आ गया। इस तरह से बच्चों नया स्टॉपिंग डिस्टेंस जो आ जाएगा वो हो जाएगा 80 मीटर। ओके, न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी हियर 80 मीटर। ऑप्शन पे अगर जाके मैं देखूं यहाँ की कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो रहा है, तो बच्चों करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, दिस is the solution for the question number 13. Now let's enjoy question number next. Now we have question number 14. Question number 14 says a particle of mass 0.3 kg is subjected to a force. फोर्स की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर दिया गया है F इक्वल टू माइनस ऑफ KX लाइक स्प्रिंग फोर्स, इसी रूप में ये भी होता है। इस तरह से किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है और x पर डिपेंडेंस बच्चों ऐसे है। इससे ये पता चल रहा है कि x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, x के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर अब बच्चों आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कहा गया है k की वैल्यू यहाँ 15 न्यूटन पर मीटर अगर हो, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सीलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। बच्चों देखो, ये रहा x एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, यानी x की वैल्यू 0 है। इस पार्टिकल को जहाँ रिलीज किया जा रहा है t इक्वल टू 0, जहाँ से इसे छोड़ा जा रहा है बच्चों, वो पोजीशन कहा गया है, कहाँ पे है ये, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी x की वैल्यू बच्चों यहाँ 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगना शुरू होगा x के अपोजिट, ऑब्वियस सी बात है लगेगा, जो फोर्स लगना शुरू होगा F की वैल्यू यहाँ के अंदर माइनस KX। ऐसे देखिए, केवल मैग्नीट्यूड निकालना है तो केवल मैग्नीट्यूड को यहाँ मैं लेता हूँ। F की वैल्यू जो यहाँ के अंदर K की वैल्यू 15 दिया और x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए 20 सेंटीमीटर इन द सेंस 0.2 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि फोर्स की वैल्यू यहाँ के अंदर आ गया 3 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू बच्चों जब 3 न्यूटन आ गया, हमसे पूछा क्या है, इनिशियल एक्सीलरेशन। इनिशियल एक्सीलरेशन का मतलब t इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन। t इक्वल टू 0 पर फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाला 3 न्यूटन, एंड दिस विल बी इक्वल टू m इंटू ए, एंड दिस विल बी 3 न्यूटन। मास जो यहाँ के अंदर गिवन है बेटा, वो हमको दिया गया 0.3 kg, 0.3 इंटू ए इक्वल टू 3। इट मीन्स बच्चों ए की वैल्यू जो यहाँ के अंदर आएगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ के अंदर ये फॉर एक्सीलरेशन जो इनिशियल पॉइंट पर हमें मिलेगा, इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से रिलीज किया गया है, वो हो जाएगा बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन में अगर जाके देखें तो करेक्ट चॉइस जो हमें दिख रहा बच्चों वो है ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14. नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 says a block is kept on a frictionless inclined surface with angle of inclination alpha. The incline is given an acceleration alpha to keep the block stationary. Then A is equal to, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि इस तरह का कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। ऐसे बच्चों ब्लॉक है जिसका मास m है,
यहाँ पर इस पूरे इंक्लाइंड सरफेस को ये एक्सीलेशन हॉरिजेंटल में दिया गया है, इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा। बच्चों यहाँ पर इसके यहाँ ठहरे रहने की, स्टेशनरी बने रहने की कंडीशन जो था, हम लोग कई बार इस सवाल को कर चुके हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम बता रहे हैं। यहाँ पर ये की वैल्यू आएगा जी tan थीटा था वहाँ पे, यहाँ tan अल्फा हो जाएगा। बच्चों इसको 2-3 बार अब तक यूज में आ चुका है, तो इसको फिर से टाइम देना ठीक नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज a body of mass 0.2 kg is thrown vertically upward by applying force by hand. Okay, if hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, find the magnitude of the force. फोर्स जो लगाया गया उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बच्चों मैं मान लेता हूं ये कोई कोई सा यहाँ पर व्यक्ति है। ओके, ये इसका हैंड है, ये इसका हैंड है। अब इतना बड़ा हैंड क्यों बना दिया भाई, समझाना है। देखिए यहाँ पर इसके हैंड में कोई बॉल है और यूं ये इसको फेंक रहा है। यूं जब बॉल को ये रिलीज कर रहा है तो इसका हैंड कितना मोशन कर रहा है वो दिया गया है कि यहाँ पर जब बॉल इसके हाथ में रहा होगा बच्चों, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ इसे मिला होगा, और यहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट बी, हैंड का पहला पोजीशन पॉइंट ए पर था, हैंड का दूसरा पोजीशन पॉइंट बी पर होगा। बच्चों ए से बी तक का जो लेंथ दिया गया है वो कहा गया है कितना, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर इफ हैंड मूव्स 0.2 मीटर, हैंड 0.2 मीटर मूव कर रहा है। और यहाँ पर बच्चों कोई हैंड के द्वारा कोई फोर्स इस पे अप्लाई किया गया है। तो पहले तो एक काम करते हैं कि फोर्स जब अप्लाई किया गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक्सीलरेशन यहाँ पर दिया गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसने वी वेलोसिटी गेन किया होगा, इसके बाद ये करा फर्दर कितने हाइट तक आ रहा है, मान लो पॉइंट सी तक आया, कहीं पर आकर के बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, यहाँ पर ये जो मेरे पास हाइट है, दिस हाइट कितना मीटर इसके बाद मूव कर रहा है, 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। यहाँ से बी से सी तक का जो मोशन होगा बच्चों वो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बी से सी तक का मोशन अप्लाई करूँ तो आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के हिसाब से। वी स्क्वायर मीन्स 0, यू स्क्वायर मीन्स बच्चों ये वाला u का मतलब ये वाला v हो गया, वी स्क्वायर माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन है 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है इसलिए g हो गया, यहाँ s की वैल्यू बच्चों 2 हो गया। ओके, इस प्रकार से मैं क्या देख रहा हूँ बच्चों, वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 40 आ गया, इंटू जी की वैल्यू यहाँ 10 ले लेते हैं, 10 दिया भी है। यहाँ पर बच्चों इस तरह से मैं क्या देख रहा हूँ, v की वैल्यू आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 40। स्क्वायर रूट के अंदर 40 का मतलब बच्चों ये हो जाएगा, ऐसे ही लिख देते हैं पहले, अभी देखते हैं, ये हो गया v की वैल्यू, ये वाली v। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चों इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन लगा होगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो लगा होगा जब हैंड को यूं मूव कराया गया होगा तो कितना रहा होगा। अब बच्चों मैं मोशन अप्लाई कर रहा हूँ ए से बी तक का, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वही इक्वेशन फिर मैंने लिखा। वी स्क्वायर जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, ए से बी तक के मोशन में वी स्क्वायर मतलब ए वाले वी का स्क्वायर और यहाँ वाले वी का स्क्वायर मतलब 40 सीधे सीधे आ गया। यू शुरुआत में तो रेस्ट में रहा होगा, 2 टाइम्स ऑफ ये पता नहीं कितना था इनटू यस, यस के जगह पर बच्चों कितना हो गया 0.2। सॉल्व करिए, यहाँ पर बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो मुझे यहाँ रिजल्ट मिलेगा देखते हैं, ये हो गया 40 इक्वल टू 0.4 टाइम्स ऑफ ये, यानी कि बेटा
यहाँ पर ये की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करके निकालने का प्रयास करूँ तो ये की वैल्यू हो जाएगा 100, इधर आ गया 40, ओके, और ये हो गया बच्चों यहाँ के अंदर 0.4 यहाँ आ जाएगा 100 आ गया, ठीक है। यहाँ के अंदर ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको एक्सीलेशन रिजल्टेंट मिला। जब ये हैंड में था उस व्यक्ति के, ये मान लो ये हैंड है, तो इसके ऊपर एक फोर्स ये होगा जो व्यक्ति ने लगाया और एक फोर्स इसका mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो और इसका नेट एक्सीलरेशन अपवर्ड था। तो बच्चों यहाँ के लिए जो रूल होगा वो हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू एम ए के अनुसार सॉल्व करेंगे तो एफ नेट का मतलब हो जाएगा एफ माइनस ऑफ एम जी इक्वल टू एम इंटू ए। इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या हो गया, एफ की वैल्यू हो जाएगा एम जी प्लस ए। हमसे पूछा कि कितना फोर्स लगाया गया है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पूछा गया बच्चों। यहाँ पर जो ये एक्सीलेशन आया रिजल्टेंट हुआ, इसमें दो शामिल होंगे, एक तो जो हमने लगा के एक्सीलेशन दिया और बच्चों यहाँ के अंदर जी भी शामिल है। तो नेट फोर्स जो हमारे पास आएगा एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ए का यहाँ इक्वेशन बनेगा। सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ एम की वैल्यू जो हमको दिया गया है देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जो एम की वैल्यू दिया गया वो 0.2 kg है, 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और ये की वैल्यू हम लोगों ने 100 निकाल रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो बच्चों एफ की वैल्यू जो मुझे मिल रहा है वो हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 110। इसको बच्चों सॉल्व करोगे आ जाएगा 2 इंटू 11 यानी कि 22 न्यूटन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया बच्चों 22 न्यूटन और यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ के अंदर बच्चों करेक्ट चॉइस होगा, जैसा कि ऑप्शन यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन था। करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हो गया दिस बिकम्स ऑप्शन सी। बच्चों एक बार फिर से समझो, जब ये व्यक्ति क्या कर रहा था, यूं बाल को ऐसे फेंक रहा था तो अपने हाथ को इसने कितना ऊपर उठाया, 0.2 मीटर। पहले इसके हाथ पे जो बाल था उसको कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन जब ये यूं उछाला इसे तो बच्चों उसको वेलोसिटी गेन हो गई। इसने कोई फोर्स लगाया होगा और जब ये ऊपर अपने हैंड को ले जा रहा था तो उस बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड काम किया होगा। तो नेट एक्सीलेशन, ये जो एक्सीलेशन हम लोगों ने निकाला है अभी सॉल्व करके, यहाँ वाला ये नेट एक्सीलेशन आया है। और यहाँ पर इसके हेल्प से मैंने ये निकाल लिया कि फोर्स की वैल्यू यहाँ के अंदर कितनी अप्लाई की गई होगी। ठीक है बच्चों, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गया कितना बच्चों, 22 न्यूटन। यही बच्चों यहाँ के लिए करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में जाएं तो करेक्ट चॉइस जो हमारे पास मिलेगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 16. Now let's enjoy question number next. Now we have question number 17. देखते हैं बच्चों, question number 17 says a block of mass small m is connected to another block of mass capital M by a spring. ओके, जो कि मासलेस है, मतलब स्प्रिंग आइडियल है। ओके बच्चों, कहा गया है स्प्रिंग कांस्टेंट K है। द ब्लॉक्स आर केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन। अच्छी बात है। इनिशियली द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड। देन ए कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M टू पुल इट। उसको पुल करने के लिए एक फोर्स लगाया गया। फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक स्मॉल m। बच्चों यहाँ एक सवाल ऐसे है, क्वेश्चन नंबर ये है 17। देखते हैं, एक ऐसे कोई हॉरिजेंटल सरफेस है और फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, ये बच्चों स्मॉल m मास वाला है। एक स्प्रिंग के थ्रू ये जुड़ा हुआ है और इसके दूसरे एंड पर स्प्रिंग के एक दूसरा मास है जो कि कैपिटल M है। ऐसे दूसरा मास बच्चों यहाँ कैपिटल M है। हमसे कहा गया है कि जब सिचुएशन ऐसा था कि स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड था,
पूरे कंडीशन आइडियल थे, हॉरिजॉन्टली ऐसे प्लेस है, तो कैपिटल एम के ऊपर एक फोर्स लगा के इसे पुल किया जा रहा है, इसके ऊपर बच्चों फोर्स एफ लगाया गया। तो कहा गया कि बताइए स्मॉल एम के ऊपर कितना फोर्स आ जाएगा। बच्चों पहले तो जब स्मूथ सरफेस है तो जरा सा भी फोर्स लगाओगे जिस बॉडी पे वो चलना शुरू कर देगा। जब ये चलना शुरू कर देगा आगे की ओर तो इसमें स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। स्प्रिंग फोर्स जब डेवलप होगा तो एक समय जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाएगा तो व्हाट एवर स्प्रिंग फोर्स, जो भी एक्सटेंशन इसमें होना था वो हो चुका होगा, और स्प्रिंग फोर्स जो भी होगा वही स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर इफेक्टिव हो जाएगा और वही स्प्रिंग फोर्स इसे चलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इनफैक्ट स्मॉल एम के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। तो एक समय ऐसा आएगा, पहले अनस्ट्रेच था, फोर्स लगा, इसमें एक्सटेंशन हुआ, व्हाट एवर जो भी एक्सटेंशन होना था वो हो चुका है। अब पूरा का पूरा ये सिस्टम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये पूरा सिस्टम बच्चों एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, कॉमन एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पूरे सिस्टम के लिए एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ये। एफ नेट का मतलब बच्चों यहाँ के लिए हो गया हमारे पास कैपिटल एफ, एम के जगह पर हो जाएगा बच्चों कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ये। स्प्रिंग तो मासलेस है, यहाँ पर बच्चों स्मॉल ए की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ऐसे आ गया बच्चों। अब हमसे पूछा गया कि यहाँ स्मॉल एम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ये छोटा वाला मास जो है, छोटा वाला बड़ा वाला ये नहीं है, ये स्मॉल एम है। यहाँ पर बच्चों स्प्रिंग फोर्स के बराबर एक फोर्स ऐसे लग रहा है और उसी एक्सीलरेशन से कॉमन एक्सीलरेशन जो था ये भी जा रहा होगा। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो एफ नेट इक्वल टू एम ए का इक्वेशन अगर यहाँ लगाएं तो इसके ऊपर हॉरिजेंटल में केवल एक फोर्स, हॉरिजेंटल में केवल एक फोर्स, दैट इज एफ एस, यही तो निकालना है और तो कोई फोर्स है नहीं। इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, और ये की वैल्यू बच्चों यहाँ पे है कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में जाके अगर इसको हम सर्च करें तो करेक्ट चॉइस जो हमें दिख रहा बच्चों स्मॉल एम इंटू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, बच्चों यहाँ ऑप्शन सी में मिल रहा है। ठीक है, इसलिए करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हम लोग लेंगे बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन सी। ठीक, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 17. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 18. Question number 18 says two fixed frictionless inclined plane making an angle 30 degree and 60 degree with the vertical are shown in the figure. यहाँ पे बच्चों दो यहाँ इंक्लाइन प्लेन हैं, इनके द्वारा वर्टिकल से 30 और 60 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। वर्टिकल से यहाँ 30 डिग्री बना होगा और यहाँ 60, वर्टिकल से 30 है तो हॉरिजेंटल से 60, वर्टिकल से 60 है तो हॉरिजेंटल से 30, ऐसे दिखाया गया है। ओके, कहा गया टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर प्लेस्ड ऑन दी टू प्लेन्स। दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, इनके ऊपर इनको रखा गया है, अच्छी बात है। What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? Relative vertical acceleration of A with respect to B. बच्चों देखो ध्यान से, ये जो हमारा जो ये प्लेन है बच्चों, यहाँ फ्रिक्शन नाम का चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो अगर ऐसे मैं छोड़ दूंगा तो बच्चों ये इधर की ओर मूव करेगा, ऐसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो इधर की ओर ये मूव करेगा। अब देखो यहाँ नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा बैलेंस हो गए। एम जी का एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा आप जानते हो नॉर्मल को उसने बैलेंस कर दिया, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया एम जी साइन थीटा। यही बच्चों यहाँ रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा एम जी, ये मास ऑफ ये है, मास ऑफ यहाँ बी हो जाएगा और मास ऑफ यहाँ ये हो जाएगा। देखो बच्चों सिंपल सा एक हम कंसिडरेशन यहाँ ले रहे हैं, अभी हम एम केवल लिख रहे हैं और यहाँ साइन थीटा लिख रहे हैं ऐसे समझाने के लिए। तो आप लोग ध्यान से एक बात को जरा समझो
कि ये जो mg साइन थीटा यही रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि mg का एक कंपोनेंट जो mg कॉस थीटा आएगा वो तो नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। तो बच्चों अगर यही रिजल्टेंट फोर्स है, मैं कहता हूँ सिग्मा एफ इक्वल टू, अगर mg साइन थीटा आ रहा है तो सिग्मा एफ का मतलब मास इंटू नेट एक्सीलरेशन इक्वल टू mg साइन थीटा। यानी कि बच्चों यहाँ के अंदर नेट एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गया g साइन थीटा। समझ में आ रहा है? g साइन थीटा। अब यही नेट एक्सीलरेशन है, इस नेट एक्सीलरेशन का अगर वर्टिकल कंपोनेंट आप निकालोगे तो जो भी यहाँ है और यहाँ पर बच्चों उसका एक कंपोनेंट आएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर नेट एक्सीलरेशन की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ आ जाएगा वो होगा g साइन थीटा। थीटा का मतलब यहाँ में जो थीटा लिया जाता है वो हॉरिजेंटल से बनने वाला होता है। यहाँ g साइन 60 डिग्री आ गया और यहाँ पर जो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन के एलॉन्ग एक्सीलरेशन आएगा वो हो जाएगा g साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं क्या करूं, इसका बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट लूं, इसके एक्सीलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट लूं, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक्सीलरेशन ये का, बॉडी ये का जो एक्सीलरेशन था उसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं लूं, वर्टिकल कंपोनेंट लूं बच्चों, तो ये मेरे पास हो जाएगा, कितना आ जाएगा, g साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई जितना इधर है इनटू यहाँ पर एंगल क्या आएगा, 60 है तो ये 30 होगा। यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास है g साइन 60, g साइन 60 का कंपोनेंट कितने एंगल पर, ये एंगल कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों 30 डिग्री, g साइन 60 कॉस 30। ठीक है बच्चों, g साइन 60 इंटू कॉस 30। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ ये का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हमारे पास आ जाएगा g साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 और cos 30 की वैल्यू भी स्क्वायर रूट के अंदर 3/2। ये आ गया बच्चों 3/4 टाइम्स ऑफ g। ये मेरे पास आ गया एक्सीलरेशन ऑफ ये का वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ b जो है, एक्सीलरेशन ऑफ b जो है बच्चों उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ b का वर्टिकल कंपोनेंट ये था, एक्सीलरेशन ऑफ a का वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक्सीलरेशन ऑफ b का वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम निकालें तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास g साइन 30, g साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कितने डिग्री ये होगा, 30 ये है तो ये 60 होगा। यहाँ पर आ जाएगा साइन नहीं माफ़ करिएगा कॉस 60। ठीक है, तो यहाँ के अंदर इसको सॉल्व करोगे बच्चों आगे g/4। एक्सीलरेशन ऑफ b का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वो g/4 हो गया। अब यहाँ रिलेटिव वैल्यू पूछा है कि यहाँ पर आप ये बताइए रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, ये का b के रेस्पेक्ट में या b का a के रेस्पेक्ट में। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर रिलेटिव वर्टिकल एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू b। बच्चों यहाँ पर रिलेटिव वर्टिकल एक्सीलरेशन का मतलब हो गया एक्सीलरेशन ये का b के रेस्पेक्ट में हमें ये बताना है। ठीक है, एक्सीलरेशन ये किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम देख रहे हैं दोनों ही वर्टिकल हैं और रिलेटिव वैल्यू अगर लेंगे तो सिंपली ये मेरे पास आ जाएगा a माइनस ab, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि a ये वर्टिकल वाला है बच्चों, ये a का थोड़ा और इसको सिस्टमेटिक लिख दूँ, वर्टिकल इसका मैग्नीट्यूड। बच्चों सिंपली यहाँ पर दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, समव्हाट लाइक दिस। यहाँ पर बच्चों अगर मैं वैल्यू रखूँ तो ये का जो वर्टिकल कंपोनेंट एक्सीलरेशन का मैंने निकाल रखा है वो आया 3/4 टाइम्स ऑफ जी, 3/4 टाइम्स ऑफ जी, माइनस b के लिए जो निकाल रखा है बच्चों वो हो गया है 1/4 टाइम्स ऑफ जी।
यानी कि सॉल्व करेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2, 1/2 टाइम्स ऑफ जी, 1/2 टाइम्स ऑफ जी का मतलब बच्चों हो गया 4.9। और डायरेक्शन क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन नीचे, तो उनके डिफरेंस का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही जाएगा। यहाँ पर इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। समझ में आया बच्चों? तो ऑप्शन अगर यहाँ के अंदर मैं देखूं कि कौन सा करेक्ट होगा, तो जो बच्चों यहाँ पर मैचिंग ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो होगा ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ये। ऑप्शन ये यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19 says a ball of mass small m which is equal to 0.5 kg is attached to the end of a string having length L 0.5 meter. The ball is rotated on a horizontal path about vertical axis. Okay. Let the maximum tension that the string can bear is 324 Newton. Okay. मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बच्चों, ये कहा गया है कि ये कोई इस तरह से कोई सपोर्ट होगा, इससे एक स्ट्रिंग, जैसे मैंने बताया था ना सर्कुलर मोशन इन हॉरिजेंटल प्लेन, वही वाला सिचुएशन है। दिस इज द सिचुएशन, एक स्ट्रिंग में एक कोई बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट, कोई यहाँ बॉडी टैग है और ये यूं घुमाया जा रहा होगा। केवल इतना सिचुएशन बना के दिया है क्वेश्चन में, लेकिन पूरा सिचुएशन अगर देखें तो ऐसे होगा, इस तरह के पाथ पर ये रोटेट कर रहा होगा। बच्चों यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स डेवलप होगा और टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स बॉडी पे डेवलप होगा। mg वेट इसका डाउनवर्ड काम करेगा। टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा। टेंशन फोर्स का अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट दिस विल बी हियर t cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड, t sin थीटा along horizontal. The t sin theta which is coming over here, this will be directed toward the center of the horizontal circle. Okay. एंड बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि यही टी साइन थीटा यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है, बिकॉज बॉडी इज रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज व्हाई अ सेंट्रीपेटल फोर्स विल रिक्वायर ओवर हियर, एंड दिस सेंट्रीपेटल फोर्स विल कम फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। टेंशन फोर्स के बराबर जो फोर्स बच्चों बॉडी पे लगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वही यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा होगा। वन थिंग दैट शुड बी रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन स्ट्रिंग बियर, दिस इज इक्वल टू 324 न्यूटन। अगर इससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ बच्चों फोर्स, तो स्ट्रिंग क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं होगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि सर आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, यानी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हमें बतानी, मैक्सिमम कितना हो सकता है। बच्चों देखो, t sin थीटा दिस विल बी सेम एज सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, और r का मतलब बच्चों हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस, mv स्क्वायर बाई r लिख सकते थे या mr ओमेगा स्क्वायर। हमें ओमेगा निकालना, तो ओमेगा के टर्म में मैंने ले आया इसको। बच्चों जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ यल है सपोज, तो यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास t साइन थीटा की बात अगर यहाँ से करें बच्चों, साइन थीटा ये वाले ट्राइंगल में आप लोग देखो, ये वाले ट्राइंगल में साइन थीटा की अगर बात करें तो आ जाएगा r डिवाइडेड बाई यल, r डिवाइडेड बाई यल। यहाँ के अंदर आ गया बच्चों r डिवाइडेड बाई यल इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। This r will be cancelled from both sides and the value of t will be here m l omega square. Okay. If t is maximum, then omega will be maximum. हमसे यही कहा गया है कि सर ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी अलाउड है, यहाँ कितना हो सकता है। देखते हैं, t के लिए बच्चों हो गया 324
मास जो यहाँ पे है, जो लटक रहा है बच्चों, जो हैंग कराया गया है, उस मास की वैल्यू है 0.5 kg। 0.5 kg का मतलब 1/2 kg। स्ट्रिंग का जो लेंथ है बच्चों 0.5 मीटर यानी कि 1/2 मीटर। ओमेगा मैक्स का स्क्वायर। बच्चों यहाँ के अंदर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ओमेगा मैक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 × 324। ओमेगा मैक्स की वैल्यू बच्चों अगर निकालें तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 324 का स्क्वायर रूट बच्चों 18 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो कि हो गया 36 रेडियन पर सेकेंड। द करेक्ट मैचिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। ओके, 36 रेडियन पर सेकेंड। The correct matching that we will consider here, this will be option D. Okay बच्चों, this is the solution for the question number 19. Now let's proceed to question number next. Now we have question number 20. Question number 20 says a mass m hangs with the help of a string wrapped around a pulley on a frictionless bearing. Okay बच्चों, यहाँ पर कोई यहाँ पर एक पुली है जो कि फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस बेयरिंग के ऊपर ये रिवॉल्व करने के लिए फ्री है। आगे पढ़ लेते हैं। द पुली हैज मास स्मॉल m एंड रेडियस कैपिटल R, एज्यूमिंग पुली टू बी परफेक्ट सर्कुलर डिस्क। कह रहा है इसको एक सर्कुलर डिस्क की तरह से आप एज्यूम कर लो। ओके हमसे कहा गया है बच्चों द एक्सीलरेशन ऑफ मास m इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली। अगर स्ट्रिंग जो है स्लीप ना करे तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, जो इसके ऊपर से ऐसे मास लटक रहा है बच्चों, ऐसे समव्हाट लाइक दिस। इसका एक्सिस यहाँ कहीं होगा, ऐसे जैसे पेन मैंने दिखा दिया, लाइक दिस। एक बार फिर से सवाल को पढ़ लीजिए। कहा गया मास m हैंग्स विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड पुली ऑन फ्रिक्शनलेस बेयरिंग। ये पुली है जो कि फ्रिक्शनलेस बेयरिंग पर है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग की सहायता से, एक स्ट्रिंग के हेल्प से एक कोई वेट है, एक कोई मास है, दैट इज हैंगिंग लाइक दिस। ओके, हमसे कहा गया है द पुली हैज मास m एंड रेडियस कैपिटल R। इसका मास m है, रेडियस कैपिटल R है। ओके, एज्यूमिंग पुली टू बी परफेक्ट सर्कुलर डिस्क द एक्सीलरेशन ऑफ मास m इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली। स्ट्रिंग बच्चों स्लिप नहीं कर रहा बल्कि ये रोल करेगा, ये घूमेगा ऐसे अपने ही एक्सिस पर और ये इस तरह से नीचे आएगा। यहाँ पर बच्चों इसका वेट mg नीचे काम करेगा, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स डेवलप होगा और उतने ही फोर्स के बराबर फोर्स बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में मास m के ऊपर लग रहा होगा। सपोज करिए कि यहाँ पर ये वाला जो मास है ये डाउनवर्ड आ रहा होगा बच्चों, यहाँ एक्सीलरेशन ये से। सपोज बच्चों बेसिकली ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का है जो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, लेकिन बीच में एक सवाल आ गया तो उससे निपट लेते हैं। मैं भी आपको अभी थोड़ा कम समय में समझ में आए तो घबराइएगा नहीं, वहाँ पर जब चैप्टर हो जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रिसाइज हो जाएगा। बच्चों यहाँ के अंदर क्या है, इसी टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स इस पुली के ऊपर यानी डिस्क के ऊपर लगेगा और यहाँ पर यही इसको रोटेट कराएगा। ध्यान से देखिए, ये जो लेंथ है दिस वन बच्चों, ये जो लेंथ है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये रेडियस के बराबर है। ये टेंशन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स लगा जिसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया और ये रेडियस हो गया। ये रेडियस वाला जो ये वाला लेंथ मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, वो इस टी के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इसके वजह से इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक टार्क लग रहा है और इसी टार्क की वजह से घूम रहा है। जब घूमेगा बच्चों तो यहाँ पर इसमें इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा और सर्कुलर मोशन जब करेगा तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इसके वजह से। और यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा वो यहाँ वाले एक्सीलरेशन के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको भी मैं ये लिख देता हूँ। यहाँ पे सब मिला जुला कर अगर मैं टार्क को निकालूं तो टार्क की वैल्यू बच्चों यहाँ पर बाई फार्मूला होता I इंटू अल्फा। ठीक है, टार्क की वैल्यू बच्चों I इंटू अल्फा के बराबर होगा और यहाँ पर
एक टार्क निकालने का और तरीका होगा, टार्क कौन लगा रहा है, टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स, दैट इज कैपिटल टी, मल्टीप्लाइड बाई इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट टार्क निकाल रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई यहां पर टेंशन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि क्या है, आर। ठीक है बच्चों, टार्क की वैल्यू जैसे फोर्स की वैल्यू m इंटू ये होता है, उसी तरह से टार्क की वैल्यू बच्चों I इंटू अल्फा के इक्वल होता है। और बच्चों यहाँ पर टार्क निकालने का एक और तरीका होगा, जो फोर्स टार्क लगा रहा है दैट इज टी, मल्टीप्लाइड बाई उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का जिस पॉइंट के अबाउट में टार्क निकाल रहे हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों देखो, क्योंकि ये जो हमारा बॉडी है एक डिस्क है और ये अपने स्वयं के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे बच्चों, तो यहाँ के अंदर आई की वैल्यू डिस्क के लिए जो हमारे पास होता है वो होता हाफ यम। यहाँ पर ये जो पुली है या डिस्क है इसका मास भी यम के बराबर है, हाफ टाइम्स ऑफ यम इंटू आर का स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 80 की वैल्यू आप लोगों को मैं बता चुका, आर इंटू अल्फा होता है, तो अल्फा की वैल्यू 80 बाई आर, 80 बाई आर, दिस इज अल्फा। बेटा जो यहाँ 80 मैं कह रहा हूँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो बच्चों यहाँ ये के बराबर होगा, जितने एक्सीलेशन से नीचे जा रहा होगा उतने ही एक्सीलेशन से ये पॉइंट चल रहा होगा बच्चों, यानी टेंजेंशियल एक्सीलेशन ये के बराबर आ गया। तो सिंपली इसको मैं लिख दूंगा ये बाई आर। देखते हैं यहाँ पर आ गया ये डिवाइडेड बाई आर। टेंशन फोर्स कितना होगा आई डोंट नो, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया आर। मेरे प्यारे बच्चों एक आर का पावर यहाँ से कैंसिल हो गया, जो बचा इधर से कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पर बच्चों, अब सिंपली मेरे पास आ गया कितना आ गया बच्चों, कैपिटल टी की वैल्यू हाफ टाइम्स ऑफ यम इंटू ये, कैपिटल टी बिकम्स हाफ टाइम्स ऑफ यम इंटू ये। इसको रख लेते हैं, आगे काम आएगा। अब यहाँ आ जाइए, इसके ऊपर न्यूटन जी का सेकेंड रूल लगा दीजिए। एक्सीलेटेड मोशन नीचे करता हुआ जा रहा है, टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स अपवर्ड, एम जी डाउनवर्ड। तो बच्चों यहाँ पर मैं लगाऊंगा एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाऊंगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा एम जी, इसका भी मास स्मॉल एम ही है, इन दोनों का मास सेम है, जितना मास यहाँ उतना पुली का भी है। यहाँ पर बच्चों स्मॉल एम इंटू जी माइनस ऑफ टी इक्वल टू एम इंटू ये, एम इंटू ये। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे बच्चों यहाँ पर पूछा ये गया है कि सर आप ये बताइए दी स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, बताइए यहाँ पर क्या होगा एक्सीलेशन ऑफ मास, ये बताना है। तो टी को हटा देते हैं, टी को हटाएंगे तो ये हो जाएगा एम जी माइनस टी के स्थान पर हाफ टाइम्स ऑफ एम ये, दिस इज इक्वल टू एम ये। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा एम जी इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ एम ये, एम दोनों साइड से कैंसिल हो गया। ये की वैल्यू मुझे बताना था, तो ये की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ जी। यही बच्चों यहाँ के लिए आंसर होगा। और ऑप्शन में जाके इसकी मैचिंग अगर मैं कराऊं तो करेक्ट मैचिंग जो यहाँ के अंदर बच्चों मुझे मिल रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट मैचिंग विल बी हियर ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले नाउ क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 सेज अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट टाइम टी इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर मान लो ये एक्स एक्सिस हो, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर कोई पार्टिकल है, t इक्वल टू 0 पर, और ये रेस्ट में है, यानी इसकी स्पीड क्या है 0। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एफ इक्वल टू एफ नॉट ई की पावर माइनस बी टी इन दी एक्स डायरेक्शन। बच्चों इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऐसे एफ, जिसकी वैल्यू यहाँ के अंदर दिया है एफ इक्वल टू कितना, एफ नॉट, ई की वैल्यू ई की पावर माइनस बी इंटू टी, यानी कि बच्चों फोर्स यहाँ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अच्छी बात है। कहा गया है कि बताइए द स्पीड वी टी इज डिपिक्टेड बाई दी विच ऑफ दी फॉलोइंग कर्व। स्पीड में परिवर्तन कैसे होगा ये मुझे बताना है।
बच्चों इस तरह से इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर इसकी स्पीड मान लिया v है। अब देखो फोर्स हमारा इतना है, स्पीड तक पहुंचने के लिए या वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए हमें एक्सीलरेशन का सहारा लेना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे पाएंगे? इसको मैं लिख देता हूँ m इंटू ये एफ नॉट ई की पावर माइनस बी टी। बच्चों ये की वैल्यू मेरे पास हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम ई की पावर माइनस ऑफ बी टी। ये फॉर एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को मैं लिख देता हूं बच्चों डी वी ओवर डी टी। दिस इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम ई की पावर माइनस ऑफ बी इंटू टी। ओके बच्चों, अब देखो डी वी, दिस विल बी हियर एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम ई टू दी पावर माइनस बी टी, ई की पावर माइनस ऑफ बी इंटू टी डी टी। दोनों साइड को बच्चों इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों साइड को इंटीग्रेट जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा v, ये हो जाएगा बच्चों एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम। ई की पावर माइनस बी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई माइनस बी आ जाएगा। इंटीग्रेट करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। अच्छा, वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रहा है उसका रेंज मैं ले सकता हूँ 0 से क्या v, इसको मैं लिख देता हूँ 0 से v। और टाइम में जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कहाँ तक, t तक का। यानी यहाँ पर जो रेंज मेरे पास आएगा ये वाले इंटीग्रेशन में, ये होगा 0 से t तक का। सॉल्व करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा v माइनस 0, दैट मीन्स v। और यहाँ के अंदर माइनस b को बाहर निकाल सकते हो लिमिट रखने से पहले ही, तो आ जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर m इंटू बी, माइनस को ऊपर रख दिया, और यहाँ पर बचेगा e की पावर माइनस बी टी रेंजिंग फ्रॉम 0 टू t। बच्चों थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। देखो v विल बी हियर माइनस ऑफ एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम बी। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर आ गया माइनस ऑफ एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम बी। अब यहाँ पर जो रेंज है t के लिए वह है 0 से कैपिटल T। तो बेटा यहाँ के अंदर पहले t के जगह पर t रखेंगे तो e की पावर माइनस बी टी, t के जगह t वही रहा। फिर माइनस करेंगे t की जगह 0 रखेंगे तो समथिंग की पावर 0 मतलब 1 आ गया। बच्चों ये वाला माइनस जब अंदर लेके जाएंगे तो v की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू बी। यहाँ के अंदर हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ बी टी। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ पर ये आ गया वेलोसिटी में होने वाला परिवर्तन टाइम के साथ, उसके लिए एक यहाँ पर इक्वेशन। ये इक्वेशन ठीक वैसा ही मैच कर रहा है जैसे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का था, Q इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी ऐसे करके आ रहा था। करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट का भी ऐसा ही कुछ इक्वेशन बन रहा था। तो इसको देखते हुए बच्चों एक चीज़ का तो यहाँ पता चल गया कि वेलोसिटी का वेरिएशन अगर टाइम के साथ देखें कैसा होगा तो एक्सपोनेंशियल यहाँ ग्रोथ होगा लाइक दिस, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा लाइक दिस। और यहाँ पे बच्चों जो स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा उसमें वेलोसिटी की वैल्यू ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। बच्चों यहाँ पर स्टेडी स्टेट वेलोसिटी होगी एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू बी। यही ग्राफिक्स यहाँ के लिए आना चाहिए, ये स्टेडी स्टेट यहाँ गेन कर लेगा लाइक दिस। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन में जाके अगर मैं मैच कराऊं तो बच्चों ऑप्शन बी और सी एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ये इंडिकेशन देखिए ये वाला एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम बी, ये मुझे मिल रहा है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हम लोग लेंगे बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, समझ में आया बच्चों? तो ये था बच्चों एक्सरसाइज का सलूशन जो कंप्लीट होता है।
अब इसके अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा फ्रिक्शन। ओके, तब तक आप लोग बच्चों हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।